चलिए आज हम आपको ये फिर 10 सवाल लाए हैं जो एसएससी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये चलिए आज सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, रजत किसी काम को 25 घंटे में पूरा कर सकता है यदि अंश ने सहायता की जो कि 50% अधिक निपुण है, तो कितने समय दोनों साथ मिलकर काम पूरा कर लेंगे। तो इसमें देखो क्या है कि रजत जो है 25 दिन में 25 घंटे में एक काम पूरा करता है, यानी चूँकि रजत 25 घंटे में एक काम पूरा करता है। ठीक है, करता है, इसीलिए रजत 1 घंटे में कितना काम पूरा करेगा? 1/25 भाग, 1/25 भाग काम पूरा करेगा। अब इसको सहायता करने के लिए उसका दोस्त है अंश, जो कि रजत से क्या कहते हैं 50% निपुण है, यानी कि ये 1.5 गुना काम करता है। रजत यदि एक अंश क्या है, अंश 50% रजत से काम करने में निपुण है, ठीक है। अब देखो 1/25 भाग 1 घंटे में 1/25 भाग काम करता है, तो यानी कि 50%, यानी क्या हो जाएगा 50%, 1/25 का 50% हम निकाल लेते हैं। ठीक है, 1/25 का 50% क्या हो जाएगा? 1/25 गुना 50/100, ये कट गया 50 से, ये 2 बार में कितना हो जाएगा? 1/50 भाग, यानी कि क्या हुआ कि रजत जो है 1/50 भाग काम अधिक करता है, यानी कि रजत कितने घंटे में, ये अंश जो है अंश 1 घंटे में कितना काम करेगा? 1/25 तो करवे करेगा, प्लस 1/50 है ना, ये करेगा। तो इसका हम एलसीएम निकालिए, कितना हो जाएगा? 50, 25 से कितना 2 बार में, 50 से 1 बार में, ये हो जाएगा 3/50 भाग काम करेगा। ठीक है, अंश 1 घंटे में 3/50 भाग कम करेगा, और रजत 1 घंटे में 1/25 भाग कम करेगा। यानी जब दोनों मिल जाएगा तो 1 घंटे में कितना करेगा? दोनों मिलकर 1 घंटे में क्या हो जाएगा? 1/25 जोड़ 3/50, ये हो जाएगा एलसीएम हमारा 50 हो जाएगा। 25 से कितना 2 बार में, और 50 से 1 बार में, यानी 3 हो जाएगा कितना? 5/50, यानी 1/10 भाग कम करेगा। दोनों मिल करके 1 घंटे में कितना कम करेगा? 1/10 भाग। तो अब दोनों मिल करके एक काम कितने, दोनों मिलकर एक काम कितने घंटे में करेगा? तो ये उलट जाता है, यानी कि 10/1 है ना, 10/1 दिन हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 10 दिन में वो काम को पूरा कर लेगा। चलो अब दूसरे नंबर का सवाल है। दूसरे नंबर का सवाल है कि एक अर्धगोले की कुल सतह का क्षेत्रफल 462 वर्ग cm है, तो इसके घुमावदार सतह का
क्षेत्रफल क्या होगा? घुमावदार सतह अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल घुमावदार सतह का यानी नीचे वाला भाग का होता है, और संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है तो नीचे वाला भाग प्लस ऊपर वाला भाग दोनों मिला करके होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। जैसे 2 नंबर का हमारा सवाल है, मान लो ये एक अर्धगोला है। क्या है? ये एक अर्धगोला है इस टाइप से, कटोरे के आकार का। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी क्या है? ये अर्धगोला है ना, अर्धगोला है। तो अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। वो कैसे होता है? देखो, अर्धगोले का ये है वक्र सतह का क्षेत्रफल होता है, तो 4 पाई स्क्वायर का आधा क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। और इसका ऊपर का जो भाग है वो वृत्ताकार है, उसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये दोनों हो जाता है ऐड, है ना, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल में दोनों ऐड हो जाता है, इसीलिए इसका क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। यानी ये हो गया हमारा 3 पाई आर स्क्वायर बराबर है हमारा कितना? 462 cm स्क्वायर। तो यानी यहाँ पर हम पाई का मान लिख देते हैं। पाई का मान कितना लेंगे? 22/7। आर स्क्वायर बराबर 462। तो या 3 गुना 22 आर स्क्वायर बराबर 462 गुना कितना हो जाएगा? 7। या आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 462 गुना 7 बटे 3 गुना 22। 3 गुना 22। चलो इसको हम 3 से कटाते हैं तो कटेगा 3 का 3, 1 हो गया, 3 5 15, 5 हो गया, 3 चौके 12, है ना। ये हमारा 154 बार में 3 से कट गया। अब इसको हम यदि 11 से कटाते हैं तो 11 दूनी 22, 11 के 11, 11 चौके 44, 14 बार में कट गया। फिर 2 से कितना कट जाएगा? 7 बार में। यानी आर स्क्वायर बराबर हुआ 7 स्क्वायर, 2 7 हमारा है, स्क्वायर कैंसिल हो गया। आर इक्वल टू क्या हो गया? 7 cm। 7 cm आर का मान निकल गया। तो अब कहता है घुमावदार सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? ये जो घुमावदार सतह है उसका क्षेत्रफल होता है हमारा इतना, यानी 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो घुमावदार सतह का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होगा 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 गुना पाई का मान लिखते हैं 22/7, आर का मान लिखते हैं हम 7 गुने 7। एक साथ हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है। तो 22 दूनी 44, 44 गुना 7 कितना होगा? 7 चौके 28 के 8, बाकी 2, फिर 7 चौके 28 2 30, 308 cm स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 308 cm स्क्वायर। ठीक है। अब चलते हैं 3rd नंबर के सवाल पर। ये 3rd नंबर का हमारा सवाल है। 3rd नंबर का, एक कंपनी का लगातार 11 साल का औसत राजस्व 69 लाख है। यदि पहले 6 साल का औसत राजस्व 64 लाख है, अंतिम 6 वर्ष का औसत राजस्व
76 लाख है तो 6वें वर्ष का राजस्व क्या होगा? 6वें वर्ष का राजस्व क्या होगा? यानी 11 वर्ष का राजस्व कितना है हमारा? 11 वर्ष का राजस्व है 69 लाख और पहले 6 वर्ष का राजस्व है हमारा 64 लाख। ठीक है, और अंतिम 6 वर्ष का राजस्व है 76 लाख। यानी 6वें वर्ष का राजस्व क्या होगा? यानी कि सवाल नंबर हमारा 3rd है, 6वें वर्ष का राजस्व कैसे निकालेंगे? राजस्व 6वें वर्ष का राजस्व बराबर हो जाएगा, सबसे पहले देखो पहले 6 साल का, 6 साल का कितना है? 64 लाख। ठीक है, पहले 6 साल का कितना है? 64 लाख प्लस अंतिम 6 साल का कितना है वो देखना है। अंतिम 6 साल का है हमारा 76 लाख। ठीक है, 76 लाख और इसमें घटा देंगे टोटल 11 साल का राजस्व कितना है? 69 लाख। बस एक ही लाइन में इसका आंसर हो जाएगा। सिर्फ दिमाग अप्लाई करने का ज़रूरत है कि देखो 6वें वर्ष का राजस्व क्या होगा? 6वें वर्ष का राजस्व क्या होगा? अब देखो जैसे मान लो यहाँ हमारा 1 से 13 तक है, क्या कितना है? 13 क्या 11 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 ये हमारा वर्ष हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? वर्ष हो गया। तो एक प्रश्न कह रहा है कि टोटल 11 वर्ष का औसत राजस्व। ठीक है, 11 वर्ष का औसत राजस्व कितना है? 69 लाख। 69 लाख है और पहले 6 वर्ष का राजस्व देखो 5 6 ये हो गया हमारा पहले 6 वर्ष का। पहले 6 वर्ष का राजस्व है कितना हमारा? 64 लाख। कितना है? 64 लाख। और कह रहा है कि अंतिम 6 वर्ष का यानी 1 2 3 4 5 6 है ना, यहाँ से यहाँ तक इस टाइप से अंतिम 6 वर्ष का इधर से अंतिम 6 वर्ष का राजस्व कितना है हमारा? 76 लाख। ठीक है, तो 6 तो दोनों में आ रहा है, इधर से भी 6 आ रहा है, इधर से भी 6 आ रहा है। तो क्या करेंगे? 6वें वर्ष का राजस्व क्या हो जाएगा? ये पहले का 6 गुना 64। ठीक है, इधर का 6 गुना 76 घटाओ क्या कर देंगे? 11 गुना 69। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 6 गुना 64 कितना हो जाएगा? 6 चौके 24 के 4 बाकी 2 हो गया, 6 छक्के 36 36 2 38। ठीक है, 384 हो गया। 384 प्लस 384 क्या हो जाएगा? प्लस अब ये 6 छक्के 36 की 6 बाकी 3 हो गया और 6 सत्ते 42 3 हो गया 45 यानी 456। ठीक है, घटाओ 11 9 99 99 का 9 हो गया, बाकी 9 बचा, 11 छक 66। ठीक है, 66 9 कितना हो जाएगा? 9 6 15 यानी 75। कितना हो गया? 759। ठीक है, 759। तो इसको हम हम जोड़ देते हैं। ये हो जाएगा 6 5 11 के 1 बाकी 1 8 5 13 1 14 के 4 बाकी 1 5 4 9 1 10 1041 माइनस 759। ठीक है, तो कितना हो जाएगा घटा करके? 11 में 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2। 11 में कैलकुलेशन में कुछ लगता है डिफरेंस हो गया, फिर से इसका कैलकुलेशन चेक कर लो। 64 गुना 6 6 गुना 64 जोड़ 6 गुना 76 घटाओ 11 गुना 69। ठीक है, अब देखो 6 से गुना करते हैं, 6 चौके 24 के 4 बाकी 2 बचा, 6 छक 36 2 38 यहाँ तक तो ठीक है। 6 छक 36 के 6 बाकी 3 बचा। ठीक है, 6 सत्ते 42 3 45 ये भी ठीक है। घटाओ
अब ये इसको गुना करते हैं 11×99 का, ऐसे ही गुना कर देते हैं, क्या हो जाएगा 9 हो गया और 9 6 15 5 बाकी 1 759, ये भी हमारा सही है। ठीक है, अब इसको जोड़ देखते हैं, 6 4 10 न होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मिस हुआ है, 6 4 10, 6 4 10 के 0 बाकी 1 हो गया, 8 5 13 1 14 4 बाकी 1 5 4 9 1 10, यानी 1040 हुआ। ठीक है, 1040 में कितना घटा देंगे, 1040 में कितना घटा देंगे, 759 घटा देंगे। तो 10 में 9 गया तो कितना बचा, 1 बचा, यहाँ पर बचा 3, 13 में पहुँच जाएगा तो बचेगा 8, यानी 81 लाख हुआ। ठीक है, ये कितना हो गया, 81 लाख छठे वर्ष का हमारा राजस्व हुआ। ठीक है, अब चलो चलते हैं अगले सवाल नंबर यानी 4 पर। 4 को देखते हैं क्या है। जब एक मूवी टिकट पर 20% की छूट दी जाती है तो 34% का लाभ होता है। ठीक है, यदि 15% छूट हो तो लाभ कितना प्रतिशत होगा, लाभ कितना प्रतिशत होगा। तो देखो, सबसे पहले इसका तो क्या मान लेंगे, अंकित मूल्य मान लेंगे, क्योंकि अंकित मूल्य नहीं दिया हुआ है। माना कि टिकट का अंकित मूल्य कितना मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं। तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, बी मूल्य बेचने वाला मूल्य क्या हो जाएगा, x माइनस x का कितना परसेंट है, पहले 20%, पहले हम 20% निकाल लेंगे। ठीक है, तो 20% का मतलब हुआ x माइनस x गुना 20/100, 20 का 20, 20 पंचे 100, ये हो जाएगा x माइनस x/5, ये हो जाएगा कितना, 4x/5। ये हमारा क्या निकल गया, विक्रय मूल्य। ठीक है, और उस पर लाभ कितना दे रहा है, 34%, लाभ कितना है, 34%। ठीक है, तो टिकट का हम पहले क्रय मूल्य निकाल लेते हैं कि कितने में खरीदा था। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, बी मूल्य बटे 1 प्लस दर बटे 100। ठीक है, इस पर बैठा देते हैं, ये हो गया 4x/5/1 प्लस दर कितना है हमारा, 15%, 15 नहीं, दर कितना, 34% लाभ दर, ये हमारा 34 हो जाएगा बटे 100। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको कटा दो, 7 8 दूनी 34, 2 ये 50 बार में। ठीक है, इसको क्या किया हम, कटा दिए, तो क्या हो जाएगा, 4x/5 बटे यहाँ 50 हो गया, 50 जोड़ 2। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 4x/5 गुना 50/52, और 5 से कट जाएगा ये 10 बार में, 5 दूनी 50, फिर 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा कितना, 26 दूनी 52, यानी हो गया 20x/26। क्या हो गया हमारा, 20x/26, ये हो गया क्रय मूल्य। अब देखो, अब कहता है कि यदि छूट 15% हो तो लाभ कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, अंकित मूल्य हमारा कितना है, x है, तो फिर हम विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, विक्रय मूल्य फिर निकाल लेंगे, क्योंकि छूट दे रहा है। तो कितना छूट दे रहा है, 15%, यानी x माइनस x का क्या लिखेंगे, 15%, x माइनस x गुना 15 बटे क्या हो जाएगा, 100, 5 दिया 15, 20 पंचे 100। ठीक है, ये हो जाएगा x माइनस 3x/20 इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना, 17x/20। ये हुआ विक्रय मूल्य। ठीक है, ये हुआ विक्रय मूल्य। अब देखो प्रश्न में क्या है कि पहले जो था, पहले 20% जब बट्टा देता था तो उस समय विक्रय मूल्य इतना था। ठीक है,
और लाभ कितना है 34%। तो इससे हम क्रय मूल्य निकाल लिए तो हुआ 20x/26। लेकिन अब विक्रय मूल्य जो है 17x/20 हुआ। ठीक है, ये हमारा क्रय मूल्य है। तो देख लेते हैं इसमें लाभ कितना होता है। लाभ कितना होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, यानी 17x/20 घटाओ क्रय मूल्य कितना है 20x/26। 20x/26। तो 20 और 26 का एलसीएम क्या हो जाएगा, थोड़ा चेक कर लो। 20 और 26 यानी 2 से कटाते हैं 10 और 13। ठीक है, अब तो कटेगा नहीं, तो हो जाएगा 130 गुना 2। 130 गुना 2 कितना हो जाएगा 260। क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य 260 रुपया। ठीक है, अब 20 से कितने बार में कटेगा, ये 20 से कटेगा कितने बार में, 2 से कट जाएगा हमारा 13 बार में। 13 गुना 17 करना पड़ेगा। ठीक है, 17 गुना 13 करो। ठीक है, तो इसको करो 27 के, बाकी 2 हो गया, 3 का 3 2 5, फिर इधर हमारा 17 हो जाएगा, ये हो गया 1, 7 5 12 के 2 बाकी 1 और 1 1 2 यानी 221x। क्या हो जाएगा 221x माइनस। अब देखो 26 से ही हमारा 10 बार में कटेगा, 10 गुना 20 कितना हो जाएगा 200x यानी 221x में 200x घटा देंगे, कितना बचेगा 21x/260। ये हमारा लाभ हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ हमारा लाभ। लेकिन परसेंटेज लाभ मांगता है। परसेंटेज लाभ इक्वल टू हो जाएगा लाभ गुना 100, 21x गुना 100 बटे कितना है 260। ठीक है, अब बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना निकला है, ये है हमारा क्रय मूल्य 20x/26। 20x बटे कितना है 26। तो इसको सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 21x गुना 100 बटे 260। ये हो गया गुना, ये 26 हमारा ऊपर चला जाएगा, 26/20x। देखो अब इसको कटाना है तो कटा दो। सबसे पहले तो x कटा देते हैं। 20 से ही कट गया हमारा 5 बार में, 20 5 100। और ये हमारा कट गया कितने बार में 10 बार में। कितने कट गया 10 बार में। ठीक है, और ई कट जाएगा कितने बार में हमारा 5 बार में। ठीक है, तो क्या बचेगा 21/5। कितना बचेगा 21/5। तो कहीं ना कहीं फिर भी मिस हो रहा है। अब इसको फिर से चेक करना पड़ेगा, इसीलिए कि कुछ कन्फ्यूजन दिखाई दे रहा है। चलो इसको फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। देखो सबसे पहले 20% छूट है, तो अंकित मूल्य मान लिया हम 100 रुपया। x माइनस एक्स का 20% हो गया, x माइनस एक्स गुना 20/100, 20 5 100 हो गया। तो ये क्या बचा x माइनस x/5 बचा। तो इसको हम घटाएंगे 4x/5, तो ये हमारा सही है। ठीक है, 4x/5 हमारा सही है। लाभ कितना 34%। तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य बटे 1 जोड़ दर बटे 100। यहाँ तक तो सही है। ये हुआ हमारा विक्रय मूल्य। 1 जोड़ दर कितना है 34%। कितना है 34% लाभ। तो 34/100। इसको हम देखो हम कहाँ पर मिस किए हैं। देखो इसको जब हम 2 से कटाए हैं तो यहाँ पर हमारा 17 होगा। ठीक है, देखो मिल गया। यहाँ पर हमारा क्या होगा 17 होगा, यहाँ पर होगा 50। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 50। तो कैलकुलेशन हमारा जो यहाँ पर जहाँ पर 2 है यहाँ पर क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 17 हो गया। तो इसको थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा अलग से। ठीक है, ये हो गया 4x/5 बटे 67x। 67, हाँ 67 बटे क्या हो जाएगा 50। क्या हो जाएगा 67/50। ये हो गया नहीं हो गया। देखो 50 जोड़ 17। ठीक है, 67/50। 67/50 हुआ। तो इसको हम करेंगे
4x/5 गुना 50 बटे क्या करेंगे 67। 5 से कितने बार में कट गया 10 बार में, यानी कितना हो गया 40x/67। ये हमारा क्या निकला क्रय मूल्य निकला। ठीक है, ये क्या निकला क्रय मूल्य निकला। जब यहाँ तक तो हमारा सही है, ये भी हमारा करेक्ट है। ठीक है, चूँकि 15% निकाले हैं, इतना हुआ 15%। फिर भी इसको चेक कर लो, x माइनस एक्स का 15%, 5 दिया 15, 20 पंचा 100। ठीक है, x माइनस 3x/20, ये हो गया 17x/20। ये विक्रय मूल्य हो गया। प्रतिशत लाभ निकालना है। प्रतिशत लाभ में यहाँ तक यहाँ प्रतिशत लाभ में आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये करना पड़ेगा। अब देखो प्रतिशत लाभ में क्या करना पड़ेगा। अच्छा, लाभ पहले लाभ निकालना है। ठीक है, लाभ निकालना है, लाभ से आपको करेक्ट करना पड़ेगा। लाभ बराबर अब निकालते हैं, लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। यहाँ पर देखना है कि हमारा विक्रय मूल्य जो निकला कितना 40x/67। कितना निकला 40x/67। ठीक है, घाटा क्रय मूल्य जो हमारा अभी निकला कितना, नहीं विक्रय मूल्य हमारा कितना निकला ये 17x/20। कितना निकला 17x/20। ये हमारा विक्रय मूल्य निकला 15% छूट के बाद। और इसके बाद क्रय मूल्य जो हम अभी निकाले 40x/67, घाटा लिख देंगे 40x/67। ठीक है, तो इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। देखो 20 और 67 तो कटेगा नहीं। ठीक है, 20 और 67 तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या एलसीएम क्या हो जाएगा 20 गुने 67। क्या एलसीएम हो जाएगा 20 गुने 67। अब देखो कि 20 से कटाएंगे तो 67 बचेगा। 67 गुना 17 करना पड़ेगा यहाँ, यानी कि 67 गुना 17x घटाओ 40x गुना क्या करना पड़ेगा 20। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा 17 गुना 67 क्या हो जाएगा, यानी 67 गुना 17 करते हैं तो 7 49 के 9 बाकी 4 हो गया, और 7 के 42, 42 4 क्या हो जाएगा 46। ठीक है, फिर हमारा ये यहाँ पर 1 7 7 1 6 6 हो जाएगा, यानी 9 हो गया, 7 6 13 3 बाकी 1 हो गया, और 6 4 10 1 11, यानी 11 39 हुआ। कितना हुआ 11 39। 11 39 x माइनस 4 दूनी 800x 800x बटे क्या हो जाएगा 20 गुना 67। अभी तो 20 गुना 67 तो किए नहीं है, फिर भी 20 गुना 67 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 3 11। ठीक है, तो यानी 339x बटे इसको हम लिख देते हैं 20 गुना क्या कर लिख देते हैं 67। ये हमारा लाभ निकल गया। उसके बाद प्रतिशत लाभ निकाल लेते हैं। प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा लाभ गुना 100, यानी 339x गुना 100 बटे जो ये हमारा है 20 गुना 67, ये भी लिखना पड़ेगा। इसके बाद बटे लाभ गुना 100 हो गया ये बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना निकला है 40x/67। कितना निकला है 40x बटे 67। ठीक है, तो हम लिख दिए। चलो इसको कैलकुलेट कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारा 339x गुना 100 बटे 20 गुना 67 गुने ये 67 ऊपर आ जाएगा, और बचेगा क्या हमारा ये 40x, या क्या बचेगा 40x। चलो पहले x कटा देते हैं। ठीक है, और 20 से कटा देते हैं 5 बार में, फिर 5 से कट जाएगा हमारा 8 बार में, ये कट गया। और 67 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 339 बटे 8। कितना 339 बटे 8। ठीक है, 8 चौक 32 4 हो गया, कितना बचा 19 बचा, 8 दूनी 16 2 हो गया, 0.3 बचा, उसमें 0 दे दिए 30 हो गया, तो 8 दूनी 16 2 हो गया,
ठीक है। 8 दूनी 16, 8 दूनी क्या हो जाएगा 16, 2 हो गया तो बचेगा 8 तिया 24। अब फिर से देखो इसको, 8 चौके 32 यानी 4 हुआ, और उसके बाद कितना बचा यहाँ पर, 1 पर 9 19 बचा, तो 8 दूनी 16, 2 हो गया, ठीक है। 16 3 बचा, दशमलव दिए 0 30 हुआ, तो 8 में से 8 तिया 24 है ना, 30 न हुआ, तो 24 खिला देंगे 3 बार में, बचा हमारा कितना 6, फिर 0 देंगे, फिर 0 देंगे तो कितना हो जाएगा 8 चौक 32, 8 पंजे 8 छागा 8 साथी 56, 8 साथी कितना हो जाएगा 56, यानी ये हो जाएगा 375%, ये हमारा लाभ निकल गया, ठीक है, ठीक है, ये हमारा लाभ निकल गया। सिर्फ कैलकुलेशन में यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम था, जिसको कि हम सुधार करके इसको बनाए, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं, सवाल नंबर कितना हो जाएगा, अब ये 5 नंबर का सवाल हो जाएगा। 5 नंबर का सवाल क्या है, देखो, एक वस्तु की कीमत में 7% की छूट दी जाती है, मूल मूल्य पर इसे वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत नए मूल्य में वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है। एक वस्तु की कीमत में 7% की छूट दी जाती है, मूल मूल्य पर इसे वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत से नए मूल्य में वृद्धि करनी पड़ेगी। चलो इसको देख लेते हैं। ये सवाल नंबर हमारा है 5, ठीक है। ये सवाल नंबर कितना है 5 है। चलो इसको देख लेते हैं। सिर्फ सवाल में क्या है, सवाल में सिर्फ आपको ध्यान देने का ज़रूरत है कि कैलकुलेशन कैसे होता है ना, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, बशर्ते कि आप जो है वीडियो को आपको सरसरी निगाह से देखना पड़ेगा ध्यान से, तभी हिसाब जो है आपको समझ में आएगा, अन्यथा जो है हिसाब थोड़ा ऐसे कहा गया है मैथमेटिक्स इज़ ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, लेकिन हम नहीं बोलते हैं मैथमेटिक्स इज़ इजी सब्जेक्ट, है ना, बिल्कुल हल्का सब्जेक्ट है, बशर्ते इस पर ध्यान देने का ज़रूरत है। चलो अब चलते हैं 5वें नंबर के सवाल पर। ये है कि एक वस्तु की कीमत में 7% की छूट दी जाती है, तो मूल मूल्य पर इसे वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत से नए मूल्य में वृद्धि करनी पड़ेगी। मान लो कि वस्तु का कीमत, माना कि वस्तु का अंकित मूल्य क्या मान लेते हैं हम, 100 रुपया, ठीक है, 100 रुपया मान लेते हैं, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना प्रतिशत का छूट दे रहा है हमें, देख 7% का, x माइनस एक्स का कितना प्रतिशत हो जाएगा 7%, यानी x माइनस एक्स गुना 7/100 हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 7x/100, है ना, ये हो जाएगा कितना 100, एलसीएम हमारा हो गया, ये हमारा हो जाएगा x माइनस 7x, यानी कितना हो जाएगा 93x/100, ठीक है। उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 93x/100। अब ये कह रहा है कि मूल मूल्य पर वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत से नए मूल्य में वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो कि अभी तो विक्रय मूल्य हमारा इतना है, मूल मूल्य हमारा x है, तो पहले इसको घटा करके देख लेते हैं, x माइनस 93x क्या हो जाएगा 100, ये हमारा हो गया 100, एलसीएम हो गया 100x माइनस 93x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7x/100, ठीक है। अब देखो कि ये जो है ये हमारा विक्रय मूल्य है और इतना कम है, किसमें इतना कम है, ये 93x/100 में, यानी 93x/100 में कितना वृद्धि हमको करना पड़ेगा 7x/100, इसीलिए 100, इस टाइप से हम बना लेंगे, चूँकि 93x/100 में
में 7x/100 वृद्धि करना पड़ेगा। ठीक है, पड़ेगा ऐसे होता है, पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए एक में, जब एक में करेंगे तो ये हमारा ऊपर आ जाएगा 7x/100 और बटे 93x/100। इसका कैलकुलेट कर देते हैं। 7x/100 गुना 100/93x। 100 तो कट गया, x कट गया, 7 से तो कटेगा नहीं, 7 बटे कितना हो गया 93। इसीलिए 100 में यानी परसेंटेज निकालेंगे तो 7/93 गुना हम 100 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 700 बटे कितना हो जाएगा 93। 700 बटे 93 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर जो है किस में निकलेगा, ये हमारा आंसर किस में निकलेगा, पॉइंट में निकलेगा। ये हमारा पॉइंट में निकलेगा। तो चलो इसको क्या करें, इसको हम भाग दे देते हैं। देखो 700 है यहाँ पर है 93। ठीक है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 70 है। तो कैसे खिलाएंगे, 9 चौक 36, 9 पचा 45, 9 छाक 54, 9 सती 63, 9 अठी 72। 7 बार यदि 9 सती 63 7 बार खिलाकर देखते हैं क्या होता है। सत्या है कैसी बाकी 2 और 9 सती 63 2 हो जाएगा 65, यानी 651 हमारा 651 क्या हो जाएगा हमारा खा जाएगा। ठीक है, तो इसको कितने बार खिला दें, 7 बार खिला देते हैं। कितना खिला, 651। कैलकुलेशन भी कर दो फिर, 27 के बाकी 2, 9 से 63 63 64 ये हो गया 65, 651। अब माइनस कर दो इसको, 10 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा 9, 9 में हमारा क्या जाएगा 5 जाएगा, बचेगा 4। यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या हो गया 49, यहाँ पर क्या है 9, 9 चौक 36, 9 पचा 45, 5 बार खाएगा देख लेते हैं। यानी 93 गुना 5 करते हैं, 5 या 15 5 बाकी क्या हो जाएगा 1, 9 से 45 1 46, यानी 465 खा जाएगा 6 बार में, 465 खा गया। उसके बाद इसको माइनस करो, 10 में 5 जाएगा तो 5 बचेगा, 8 में हमारा क्या आ जाएगा 6 तो बचेगा 2। ठीक है, 1 0 अपने मन से बैठा सकते हैं। तो कितना हो गया 250, यानी कि 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 दूनी 18। ठीक है, 9 तिया 27 तो खाने 2 बार खिला देते हैं तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 9 दूनी 18। ये हमारा हो गया, 10 में 6 जाएगा तो 4। ठीक है, यहाँ बचा कितना हमारा 14, 14 में 8 जाएगा बचेगा 6, मैंने समथिंग। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। कितना आंसर हुआ, यानी आंसर क्या हुआ हमारा 7.62 या हम 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, कहा है कि अभी तक कटा नहीं है, इतना % हमारा आंसर हुआ। इतना % क्या हो जाएगा हमारा आंसर होगा। मूल्य में कितना वृद्धि करना पड़ेगा उसको, 7.63%। 6-3 हुआ कि 5-3 हुआ, 5-3 होगा। कैलकुलेशन में थोड़ा सा ये 5 बार नहीं खिलाए हैं, 5-3 होगा। ठीक है, 7.53% होगा। कैलकुलेशन में हमारा ये % लाभ में उसमें वृद्धि करना पड़ेगा। अब चलते हैं सम नंबर 6 पर। 6 है, एक बैग में 3:2:3 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के रूप में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में इतना रुपया है, 12 रुपया 90 पैसा है। ठीक है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। 50, उसमें क्या है 3 तरह का सिक्का है। 3 तरह का सिक्का कौन कौन सा है, 1 रुपये का सिक्का है, उसके बाद क्या है 50 पैसे का सिक्का है, उसके बाद 10 पैसे का सिक्का है। तो आप जानते हैं कि 1 रुपये के सिक्के यानी कि 1 रुपये का सिक्का तो कंप्लीट सिक्का है, लेकिन 50 पैसे का जो सिक्का है 1 रुपये का आधा भाग है, और 10 पैसे का जो सिक्का है 1 रुपये का 10वां भाग
है। ठीक है, तो देखो इसमें दिया हुआ है क्या अनुपात है। मान लो माना कि सिक्कों का अनुपात है 3x 2x और 3x, है ना। 3 तरह का सिक्का कौन कौन सा है? ये हुआ हमारा 1 रुपये का, ये हुआ हमारा 50 पैसे का, ये हुआ हमारा 10 पैसे का। ठीक है, 3 तरह का सिक्का है। कौन कौन सा है? 1 रुपये का 3x, 50 पैसे का 2x और 10 पैसे का 3x, ये हमारा सिक्का है। अब देखो टोटल जो है, टोटल सिक्के का योग कितना है? 12 रुपया 90 पैसा। ठीक है, 12 रुपया 90 पैसा, यानी 1 रुपये का 3x है तो 1 गुना हम 3x करेंगे। ठीक है, जोड़। अब देखो 50 पैसे का कितना है? 50 पैसे का कितना है? 2x है। 50 पैसे का मतलब ½ रुपया गुना 2x प्लस 10 पैसे का 3x है। 10 पैसे का मतलब 1/10वां भाग गुना 3x बराबर हम लिख देंगे 1290। ठीक है, यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसीलिए नहीं दिक्कत होना चाहिए, हम आपको पहले बताए कि 1 रुपये का तो कंप्लीट सिक्का है, 1 गुना 3x बचा 50 पैसा। 50 पैसे का तो ½ रुपया हो गया, 1/2 गुना 2x, और 10 पैसे का मतलब हुआ 1/10 गुना 3x। चलो इसको अब कैलकुलेट कर देते हैं। ये हो जाएगा, ये तो आप 2 कर गया। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 3x जोड़ क्या हो जाएगा? 3x जोड़ x जोड़ 3x बटे 10 बराबर कितना हो जाएगा? 1290। या हो जाएगा 4x जोड़ 3x बटे 10 इक्वल टू 1290। या एलसीएम 10 हो गया, 10 चौक 40, x जोड़ 3x इक्वल टू 1290। ठीक है, या 43x बटे 10 इक्वल टू 1290। या 43x इक्वल टू हो जाएगा 1290 गुना 10। या x इक्वल टू हो जाएगा 1290 गुना 10 बटे 43। ठीक है, तो पॉइंट को हम उड़ा करके यहाँ पर 100 दे देते हैं। 10 दाएँ हो जाएगा 100। ठीक है, 10 दाएँ क्या हो जाएगा? 100। उसके बाद क्या करते हैं? 0 और 0 कटा देते हैं, तो बचा कितना? 129 बटे 43 बचा। 129 बटे 43 बटा है, और 43 से ही कट जाएगा 3 बार में। ठीक है, यानी x का वैल्यू क्या निकल गया? x का वैल्यू निकल गया हमारा 3। तो प्रश्न कह रहा है कि 50 पैसे की सिक्के की संख्या बतावें, यानी 50 पैसे के सिक्का कितना है? 2x है। ठीक है, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे? 2x कहने का मतलब 2 गुना 3, यानी कितना हो जाएगा? 6 सिक्का है 50 पैसे का। कितना सिक्का है? 6 सिक्का है। अब चलते हैं सवाल नंबर 7 पर। x और y जिसका माध्य अनुपात 9 है और तृतीय अनुपात 243 है, तो x और y का मान निकालें। x और y जिसका माध्य अनुपात कितना है? 9 है, और तृतीय माध्य अनुपात क्या है? 243 है। तो x और y का मान निकालें। ये अनुपात और समानुपात का हिसाब है। अब देखो, मान लो कि देखो x और y का माध्य अनुपात 9 है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि x अनुपात 9 समानुपात 9 अनुपात y। ठीक है,
ये ये कितना है, हम 7 नंबर का सवाल है। 7 नंबर का सवाल यही है कि x और y जिसका माध्य अनुपात 9 है और तृतीय अनुपात 243 है, तो x और y का मान ज्ञात करें। तो इसको हम लिख सकते हैं कि x अनुपात 9 समानुपात 9 अनुपात y, या इसको हम लिख सकते हैं x/9 इक्वल टू 9/y, या xy इक्वल टू हो जाएगा 81। xy का मान हो गया 81, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब चलते हैं, अब कह रहा है तृतीय अनुपात 243 है। तृतीय अनुपात 243 है, इसका मतलब हुआ कि x अनुपात y समानुपात y अनुपात 243, ठीक है। x अनुपात y समानुपात y अनुपात 243, इसको भी कैलकुलेट कर दो। x/y इक्वल टू y/243, या y² इक्वल टू 243x, y² इक्वल टू क्या हो गया 243x, ठीक है। और यहाँ से हम इसको इससे x का मान निकाले, x बराबर हो जाएगा 81/y, x बराबर क्या हो जाएगा 81/y। तो x का वैल्यू यहाँ पर सेकेंड में पुट कर देना है, यानी x का मान सेकेंड में रखने पर, ठीक है, सेकेंड में रखने पर, तो ये हो जाएगा y² इक्वल टू 243 गुना, यानी कि x का वैल्यू क्या है, ये है 81/y, 81/y। तो ये हो जाएगा y/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 243 गुना 81, 243 गुना क्या हो जाएगा 81। अब यहाँ पर y पर जब 3 है तो यहाँ भी इन दोनों गुणनखंड को घन के रूप में लाना पड़ेगा। तो चलो इसको घन के रूप में ले आते हैं। जैसे 243 है, पहले इसको तोड़ लेते हैं 3 से, 3 × 8 = 24 और 3 का 3, फिर 3 से क्या हो जाएगा, 3 से हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 से 9, फिर 3 से क्या हो जाएगा 3, यानी 243 का हमारा कितना 3 हुआ, 1 2 3 4 5, ठीक है। कितना 3 हो गया, 5 3 हो गया, यानी 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 1 2 3 4 5 हो गया। अब 81 का कितना 3 हो जाएगा, 81 का कितना 3 हो जाएगा, देखो यहाँ पर 81 है, तो 81 का 3 हमारा हुआ 1 2 3 4, यानी 4 3 81 का हो गया। ये 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो अब ये देखना है 3 3 करके जोड़ा लगाना है, क्योंकि यहाँ पर 3 है, एक जोड़ा ये हो गया, दूसरा जोड़ा हमारा ये हो गया, और तीसरा जोड़ा हमारा ये हो गया, यानी ये कितना हो जाएगा y/3 बराबर 3 गुना 3 पर 3 गुना 3 पर 3 गुना 3 पर 3, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं y/3 बराबर 3 गुना 3 गुना 3 पर पावर 3, और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी y इक्वल टू हो जाएगा 27। y का मान कितना निकल गया 27। तो x का वैल्यू हम निकाल लेंगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 81/y, है ना, यहाँ पर x इक्वल टू 81/y, यानी 81/27 यानी 3, ठीक है। x इक्वल टू निकला 3, y इक्वल टू क्या निकला 27, ये हमारा आंसर हो गया। ये अनुपात और समानुपात का हिसाब था। अब चलते हैं, एक त्रिकोणमिति का सवाल है, बिल्कुल हल्का है, वो है 1/sec a + tan a किसके बराबर होगा। 1/sec a + tan a किसके बराबर होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है 1/sec a + tan a इक्वल टू व्हाट। अब देखो इसको कैसे बनाते हैं, दिया हुआ है 8 नंबर क्वेश्चन है 1/sec a + tan a, ठीक है।
तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम अल्टरनेट से गुना कर देंगे, यानी ये प्लस है तो माइनस वाले से गुना कर देंगे। यहाँ पर सेक ए माइनस टेन ए बटे यहाँ पर हो जाएगा वही सेक ए माइनस टेन ए। अब देखो अल्टरनेट से गुना किए तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं हुआ, क्योंकि दोनों सेम चीज़ से हम गुना किए जो कट के एक के बराबर हो जाएगा। अब देखो ऊपर क्या हो जाएगा, सेक ए माइनस टेन ए बटे यहाँ पर देखना ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए ऊपर हो गया, सेक ए प्लस टेन ए बाय इसका मान होता है 1, चूँकि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया, सेक ए प्लस टेन ए। हाँ, ये बिल्कुल हल्का सवाल था, 1 नंबर का था। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर अगले पर। सवाल नंबर 9 पर चलते हैं। वो सवाल नंबर 9 है, यदि 12x बराबर 19 स्क्वायर घटा 11 स्क्वायर तो x का मान क्या होगा। यानी 12x इक्वल टू क्या है, 19 स्क्वायर घटा 11 स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9, 12x इक्वल टू 19 स्क्वायर घटा 11 स्क्वायर। ठीक है, ये तो बिल्कुल इजी है। या 12x इक्वल टू, इसको हम क्या करेंगे, जैसे एक सूत्र होता है ए स्क्वायर घटा बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो उसी तरह से ये हमारा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, यानी 19 जोड़ 11 एक पार्ट हो गया, दूसरा हो जाएगा 19 घटा 11, या 12x इक्वल टू हो जाएगा 19 और 11 कितना हो जाएगा 30। ये कितना हो जाएगा, 19 में 11 घटेगा तो बचेगा 8। ठीक है, या x इक्वल टू हो जाएगा 30 गुना 8 बटे 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 से कितना 10 बार में, यानी x का मान कितना निकल गया 20। ठीक है, x का मान निकल गया 20। अब चलते हैं लास्ट सवाल नंबर 10 है। 10 में क्या है कि एक कार द्वारा 2 घंटे में 333 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए औसत गति मीटर प्रति सेकंड में बतावें। यानी क्या दिया हुआ है, किलोमीटर में दिया हुआ है, लेकिन आंसर जो है क्या मीटर में मांग रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे कि जो चीज़ दिया हुआ है, जैसे 2 घंटा, ये पहले दूरी है, दूरी देखो, दूरी इक्वल टू कितना है 333 km। ये हमारा कितना है दूरी 333 km है, लेकिन इसको हम मीटर में बनाएंगे तो 333 गुना 1000 से गुना कर देंगे। ठीक है, क्योंकि चूँकि 1 km बराबर 1000 मीटर। ठीक है, इसीलिए इसको हम 1000 से गुना कर दिए। अब बचा समय। समय कितना है 2 घंटा। 2 घंटा का मतलब हुआ 2 गुने 60 गुने 60। ठीक है, क्योंकि ये हो जाएगा सेकेंड में, यानी कि एक, आप तो जानते ही हैं 1 मिनट में कितना होता है, मिनट में 60 सेकेंड होता है। ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकेंड और 1 घंटा में 60 मिनट होता है। 1 घंटा में क्या होता है 60 मिनट होता है। ठीक है, ये हमारा 60 गुना 60 आ जाता है। तो अब देखो दूरी और समय दिया हुआ है, तो 4 बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितना हो जाएगा 333 गुना 1000। ठीक है,
बटे 2 गुना 60 गुना 60। बस इसको क्या करेंगे हम कैलकुलेट कर देंगे, कुछ नहीं करना है। 2 जीरो पहले कटा दो, ठीक है, फिर 2 से 10 को कटा दो, 5 हो गया। अब बचा ये, इसको हम 3 से कटाते हैं, 3 दूनी 6 2 बार में, इसको 3 से कटाते हैं 1 1 1 यानी 111 बार में, ठीक है। अब देखो ये 3 से कटेगा यानी 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, फिर 2 बार में, 3 तिया 9 हो गया, 3 7 21 37 हो गया, ठीक है। कितना बचा 37 बटे नहीं 37 गुना ये 5 भी बचा हुआ है हमारा, तो 37 गुना 5 करना है। 7 5 35 के 5, बाकी 3 हो गया, 3 5 15, 15 3 18 नहीं होगा। 7 5 35 के 5, बाकी 3 और 5 3 15 3 18, 185 बटे 4 क्या होगा 185 बटे 4। इसको हम भाग दे देते हैं, 4 चौक 16, बचा कितना 2 25, 4 छक 24, पॉइंट दिए 10 बचा, 4 दूनी 8 2 हुआ, ठीक है, 4 5 20, इतना हुआ मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारा आंसर हुआ। तो चलो आज इतना ही, उसके बाद अगले वीडियो में आपको फिर सेलेक्टेड क्वेश्चन लाएंगे और वो आपको आसानी से बताएंगे। कृपया आप मेरे वीडियो को कम से कम सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम लोगों का भी मनोबल बढ़े, आपको भी पढ़ने का अभिरुचि जगे। थैंक